हाय फ्रेंड्स, मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एनबीएफसी सेक्टर में ऑपरेट करने वाली एक स्मॉल कैप कंपनी। इस कंपनी के बारे में आज हम लोग रिव्यू करेंगे। इनका बिजनेस मॉडल क्या है वो समझेंगे, साथ ही में फाइनेंशियल्स कैसे देखेंगे, प्लस इसके चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और देखेंगे कि क्या इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना सही रहेगा नहीं रहेगा, किस टाइप के रिटर्न्स हम लोग फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत कंपनी के प्रोफाइल से करते हैं। तो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी वो मई 25 1995 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो अहमदाबाद में गुजरात में आता है और इसको जो एनबीएफसी का लाइसेंस मिला था आरबीआई की तरफ से वो मिला था 1998 में। मास फाइनेंशियल सर्विसेज ये 5 से 6 सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं, जिसमें कि माइक्रो एंटरप्राइज लोन जिसको एमईएल बोला जाता है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज लोन एसएमई बोला जाता है, टू व्हीलर, कमर्शियल लोन और भी कुछ लोन्स हैं जिसको मैं आगे कवर करूंगा। और इनका जो नेटवर्क है टोटल इनके पास 99 ब्रांचेस है, जो कि मेजोरिटी ऑफ सिटीज़ जो है इंडिया की वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनका मेजोरिटी ऑफ स्कोप जनरली इन्होंने जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ पे है, यानी गुजरात में, और फिर गुजरात के एडजेसेंट जो महाराष्ट्र स्टेट है उसमें ज़्यादातर इनका प्रेजेंस है। उसके बाद थोड़ा बहुत इनका प्रेजेंस राजस्थान, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक और न्यू दिल्ली में आता है। इनके पास टोटल 3300 के आसपास सेंटर्स है जो कि अलग अलग इसको ये करते हैं, मतलब कस्टमर्स जो है उनको ये सर्व करते हैं। अभी इनके सर्विसेज को थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने इनका वाला सर्विस बोला था, जो एमईएल बोला था, राइट, माइक्रो एंटरप्राइज लोन, तो इसका वाला एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। सो ये माइक्रो एंटरप्राइज लोन्स जो दे रहा है वो उसका अमाउंट कितना है, ठीक है, वो एज ऑफ मार्च 31 2020 सो वो नंबर निकल के आता है 2970 करोड़ का, ठीक है। मतलब 2970 करोड़ इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है फॉर द माइक्रो एंटरप्राइज लोन्स, ठीक है। अभी ये लोन्स जो प्रोवाइड कर रही है वो किन किन को करे, यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हैं, विच प्राइमरली इंक्लूड्स रिटेलर्स, ठीक है। ये रिटेलर्स कोई भी हो सकता है, ट्रेडर्स, स्मॉल मैन्युफैक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर। अगर आप इनका रेवेन्यू देखेंगे ना, मतलब ये मैक्सिमम जो अलॉट किया इन्होंने वो एमईएल लेवल पे ही दिया हुआ है और एमईएल में डिफॉल्ट होने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे, ठीक है। और इनका जो एवरेज टिकट साइज है, अब ये टिकट साइज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये किसी कस्टमर को 50,000 दे दिया इन्होंने, किसके लिए, माइक्रो एंटरप्राइज लोन के बेसिस पे, ठीक है, मतलब शॉप वगैरह ओपन करने के लिए। किसी को 60 दे दिया, किसी को 10, किसी को 20। सो जो एवरेज वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आ रही है 35,900, यानी 36,000 की हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इंडिविजुअली हम लोग ऐसा पकड़ सकते हैं कि ऑन एन एवरेज इन्होंने 36,000 का एक आदमी को लोन दिया हुआ है। सो यहाँ पे अगर डिफॉल्ट भी हो जाता है कुछ, यहाँ पे अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 36,000 का एक आदमी का आएगा। अगर ऐसे 100 भी रहेंगे ना तो आप उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर सकते हैं, तो वो 36 लाख के आसपास का अमाउंट निकल के आएगा। सो यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत ये इनका बिजनेस मॉडल समझने जैसा है, ठीक है। सेकंड चीज़ है एसएमई लोन, ठीक है। इनका वाला जो एयूएम है मार्च 31 2020 तक वो निकल के आता है 1872 करोड़ का। और इसमें ये लोग जो लोन कैटर करते हैं, ठीक है, ये करते हैं मैन्युफैक्चरर्स को। अब ये थोड़ा सा मतलब एमईएल जो है उससे बड़ी कैटेगरी आती है, ठीक है। सो ये आ जाता है मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, सर्विस प्रोवाइडर, ऐसे कई सारे लोग हैं जो वेरियस इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं, उनको ये एसएमई के अंडर में लोन दिया जाता है। और इनका जो टिकट साइज है वो निकल के आता है ऑलमोस्ट 34 lakhs का, ठीक है। अभी हम लोग अगर इनका वाला नेक्स्ट सेगमेंट देखें जो कि टू व्हीलर सेगमेंट में निकल के आता है, तो वो मार्च 31 2020 तक ये निकल के आ रहा है 326 करोड़ का, ठीक है। और ये जैसे मतलब फार्मर्स हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स हो गया, सैलरीड इंडिविजुअल हो गया और कोई प्रोफेशनल है जिनको कि ऐसा रिक्वायरमेंट है, तो उनको जनरली ये वाला लोन प्रोवाइड किया जाता है टू व्हीलर के इस पे। और उसका प्राइस, एवरेज प्राइस जो उस टिकट का वो 50,000 के आसपास का है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो कमर्शियल व्हीकल, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेगमेंट आ जाता है, क्योंकि कमर्शियली व्हीकल वही लोग लेते हैं जिनको कुछ मतलब बिजनेस टाइप का छोटा मोटा करना होता है। और इनका वाला एयूएम जो है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए वो निकल के आता है 202 करोड़ का। और ये कमर्शियल व्हीकल जो दिया जाता है वो स्मॉल ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स और ट्रैक्टर्स एंड पर्सनल एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। सो जैसे एग्रीकल्चर में जिसको जो व्हीकल की रिक्वायरमेंट होगी वो कमर्शियल व्हीकल लोन्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। और साथ में ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स है, जैसे जो मतलब ग्रॉसरी वगैरह शॉप के हो गए या फिर कई और के भी हो गए, तो जो ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके लिए अगर कुछ चाहिए लोन तो वो इस कमर्शियल व्हीकल के अंडर में आ जाता है। तो आप देख सकते हैं इनका वाला सर्विसेज जो है वो थोड़ा सा निचले लेवल पे मतलब इनका जो टिकट साइज है वो कम है, और जो छोटे छोटे ये होते हैं ना, मतलब इनके जो कस्टमर्स होते हैं उनको ज़्यादातर इन्होंने फोकस किया है ताकि इनका डिफॉल्ट का चांसेस काफी कम रहे और नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी थोड़ा बहुत कम रहे, ठीक है। अभी नेक्स्ट दो अलग टाइप की सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। एक तो है सैलरीड पर्सनल लोन, जो कि काफी सिक्योर माना जाता है, क्योंकि अगर बंदा सैलरी पे मतलब अगर उसका वाला जॉब कंटिन्यूसली चल रहा है तो जिस पर्पज के लिए भी उन्होंने लोन लिया होगा वो टाइम टू टाइम पे करता है। सो इस सर्विस के अंडर वो लोग
चाइल्ड एजुकेशन, होम रिनोवेशन, फर्नीचर परचेज, फैमिली ओकेजन, मेडिकल पर्पस और कई सारे पर्पस हो सकते हैं, उसके अंडर ये लोन दिया जाता है। और वो लोन का अमाउंट निकल के आता है 5 लाख का, जो कि मतलब 5 साल में ये जो भी सैलरीड पर्सन है अगर वो लेता है ये लोन तो उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है इनका हाउसिंग लोन। इनकी एक सब्सिडरी है MRHMFL, इसका वाला मैंने आगे की इसमें स्लाइड डाला है, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत इसको डिटेल में देखेंगे। तो ये जनरली जो है हाउसिंग लोन प्रोवाइड करती है। और सेकंड कंस्ट्रक्शन फाइनेंस लोन। तो अभी ये हाउसिंग लोन है ये इंडिविजुअल के लिए रहेगा, मतलब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है फैमिली से, सो उसको अगर वो लोन देते हैं तो उसको हाउसिंग लोन कंसिडर करेंगे हम लोग। और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस लोन जो है ना, तो जनरली जो मतलब इनके वाले ये रहेंगे एजेंट्स वगैरह रहेंगे, ठीक है। एजेंट्स बोलिए या फिर कोई अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर बिल्डअप करता है तो उनको ये कंपनी लोन प्रोवाइड करती है। तो जैसे हाउसिंग लोन के अंडर अगर इंडिविजुअल कोई अगर लेना चाहता है तो वो अमाउंट निकल के आता है 50,000 से 1 करोड़ के आसपास का। और अगर कोई एजेंट अगर बनाना चाहता है, ठीक है, कमर्शियल प्रॉपर्टी जो कि मतलब बड़ा अपार्टमेंट हो गया या कुछ और भी हो सकता है, सो अगर वैसा कुछ करना चाहता है तो उनको 20 लाख से लेकर 3 करोड़ के आसपास का ये लोन प्रोवाइड करते हैं। सो आपने अभी देख लिया कि इनका वाला जो लोन का जो सर्विसेज है वो किस किस सेगमेंट में आता है। ये थोड़ा बहुत ओवरऑल हम अगर देखें तो डिसेंट लगता है। कंपनी मतलब स्लोली और स्टेडीली ग्रो करने के ऊपर ज़्यादातर फोकस कर रही है, क्योंकि इनका वाला जो मतलब BMD है और जो चेयरमैन है उनका वाला भी मैंने मतलब जो इंटरव्यूज वगैरह होते हैं उसको देखा है। और स्लोली और स्टेडीली ये लोग अपना पोर्टफोलियो वगैरह बिल्ड करके एक अच्छा खासा अर्निंग जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली मतलब बहुत फास्ट में इनको ग्रो करना है, उसके ऊपर ज़्यादातर फोकस नहीं कर रही है, स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ पे ये लोग फोकस कर रहे हैं। तो इस कंपनी को ऑलमोस्ट 25 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। इसमें इनका वाला एसेट अंडर मैनेजमेंट जो कि निकल के आता है मार्च 21 तक का डेटा, वो निकल के आ रहा है 5,372 करोड़ का। और इनका प्रेजेंस 6 स्टेट में है और एक NCR में आ जाता है, NCR दिल्ली में। और उसके बाद इनके पास टोटल 99 ब्रांचेस है। कस्टमर लोकेशंस जो है टोटल 3,478 निकल के आते हैं। और इनके पास अभी जो एक्टिव लोन है यानी मतलब जो एक्टिव कस्टमर्स है इनके पास वो निकल के आते हैं 7 लाख प्लस के। और इनका वाला डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इसके बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे आप इनका प्रेजेंस देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा ब्रांचेस 55 उनका गुजरात में निकल के आते हैं, सेकंड महाराष्ट्र में, और उसके बाद 9 राजस्थान, तमिलनाडु में 2 ही है, कर्नाटक में 1 है, MP में 10 है और दिल्ली NCR में 1 है। सो ये लोग स्लोली एक्सपांड कर रहे हैं। इनके पास अभी भी काफ़ी सारा एक्सपोजर बाकी है। जैसे तमिलनाडु में देखें तो ओनली 2 ही ब्रांचेस है। सो स्लोली वो लोग ये कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं। और उनका जो बिलीफ है वो इस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है कि जहाँ पे वो जियोग्राफी समझ गए उस स्टेट की, तो उसके अकॉर्डिंगली वो लोग एक्सपांड कर रहे हैं। यानी महाराष्ट्र को अच्छे से समझ लिया और उनका जो रूरल एरिया है उसको अच्छे से समझ लिया, उसके बाद वहाँ पे वो सर्व करने के लिए ज़्यादा ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं। सो जियोग्राफी वाइज वो अंडरस्टैंडिंग करके वहाँ के कस्टमर्स को समझ के उसके बाद ये लोग एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं। अभी इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कंपनी का 104 क्वार्टर अभी तक कंप्लीट हुआ है, तो उसमें इनका वाला परफॉर्मेंस कैसे रहा। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो जो लोन्स इन्होंने लिया हुआ है, लोन्स मतलब जो एसेट इन्होंने कलेक्ट किया हुआ है, जो पैसा इन्होंने मार्केट से कलेक्ट किया हुआ है, हो सकता है वो उनका मीन्स अलग अलग हो, लेकिन अभी तक का जो किया है वो है 5,966 करोड़, ये 100 क्वार्टर तक का। अभी कोविड ने जब इंपैक्ट किया इनका वाला वो रिवेन्यू फॉल हुआ है, ठीक है। सो ये निकल के आ रहा है 5,372 करोड़ का। यानी इनका अगर हम लोग मतलब फर्स्ट क्वार्टर से लेकर अभी 100 या फिर 104 क्वार्टर तक अगर रिवेन्यू देखें, सो वो एसेट अंडर मैनेजमेंट जो ग्रो हुआ है वो 37.25% CAGR से ग्रो हुआ है। और सिमिलर काइंड ऑफ ग्रोथ हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी देख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 166 करोड़ है जो कि 100 क्वार्टर में निकल के आता है। और 104 तक ये रिवेन्यू थोड़ा बहुत फॉलो के 143 करोड़ का रहा है। और अगर इनका वाला ग्रोथ देखें तो ये 41.97% का निकल के आता है। कंपनी स्लो एंड स्टडी ग्रो करने वाली है, इसलिए आप बजाज फाइनेंस जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स इस कंपनी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। स्लोली ये कंपनी आपको अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकती है। इसके वाले फाइनेंशियल्स और उसको तो हम लोग अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाले। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि ये MRHMFL, राइट। सो ये मास रूरल हाउसिंग एंड मॉर्टगेज फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। ये वाली जो इसकी सब्सिडरी है, इनके थ्रू ये जो हाउसिंग लोन है उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये वाली सब्सिडरी इन्होंने 2008 में एक्वायर करी थी और इसका हेडक्वार्टर गुजरात में है, अहमदाबाद के अंदर, ठीक है। और ये वाली जो कंपनी है लोन्स प्रोवाइड करते हैं फॉर परचेस ऑफ न्यू एंड ओल्ड हाउसेस, कंस्ट्रक्शन के लिए भी ये देती है, जो कि खुद के प्लॉट के ऊपर अगर किसी को करना है होम इंप्रूवमेंट, मतलब कुछ अगर मॉडिफाई करना है घर को, उसके साथ साथ लोन फॉर परचेस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो ये जैसे मैंने बोला था एजेंट या फिर जो भी मतलब बड़े बड़े अपार्टमेंट्स वगैरह बनाने हैं, तो उस कंडीशन में ये लोग उनको भी प्रोवाइड करते हैं। इनके पास टोटल 69 ब्रांचेस है इसके रिलेटेड और 44 इंटरमीडिएटरी जो भी मतलब प्रोजेक्ट डेवलपर्स होते हैं या प्रॉपर्टी एजेंट्स होते हैं, वो इनके पास अभी इनके कॉन्टैक्ट में है ये लोन्स के लिए। और जैसे एवरेज टिकट साइज वहाँ पे नहीं देखा था, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एवरेज टिकट साइज जो है 8,34,000 का निकल के आता है। और ये जो AUM है 31 मार्च 2020 तक का,
फॉर दिस MRHMFL, तो वो डेडिकेटेडली निकल के आता है 284 करोड़ का। यानी इनका अभी डिसेंट साइज का पोर्टफोलियो है, अलग अलग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, बट इनको ग्रो करने के लिए अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप अवेलेबल है और स्लोली ये लोग हो सकता है क्वाइटली कि ये आने वाले टाइम पे ग्रो करे। तो ये तो हो गया इनका वाला बिजनेस का एनालिसिस, ठीक है, बिजनेस किस टाइप का है और किस तरीके से ये ग्रो कर रहे हैं। एक्सेप्शनल ग्रोथ नहीं है, स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलती है। सो अभी हम लोग इसका वाला जो है ये करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जिसमें इसका मार्केट कैप जो निकल के आता है 4873 करोड़ का। सो ये अभी भी स्मॉल कैप में बिलोंग करती है कंपनी। स्टॉक का पी 33.8 है, इंडस्ट्री की पी से थोड़ा सा हायर लगेगा क्योंकि इनके रिवेन्यू अभी कोविड की वजह से इंपैक्ट हुए। सो प्राइस में बहुत ज़्यादा करेक्शंस नहीं मिला है और मतलब प्राइस स्टेडी स्टेट है अभी के लिए, और अर्निंग्स डाउन है, इसकी वजह से पी थोड़ा सा हायर साइड में लग रहा है। कंपनी का ROE और ROC देखेंगे तो 13 और 11.7 है। कुछ सालों पहले, 1 या 1.5 साल पहले इसका वाला अबो 15 था, बट क्योंकि ये कोविड ने हिट किया है सो ये वाला फॉल होकर 13 और 11.7 आया है। और जनरली अगर आप अदर इनका भी देखते हो, मतलब जो रिटेल सेगमेंट में NBFC में ऑपरेट करती है, सो उनका भी ROE और ROC आपको 10 to 15% के बीच में ही देखने के लिए मिलेगा। कंपनी का फेस वैल्यू 10 है और डिविडेंड यील्ड जो है ये 20 to 60% ऑफ फेस वैल्यू पे करती है, यानी 2 से लेकर 6 रुपया आपको मिल सकता है। उसके साथ साथ अगर हम लोग इसका डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करें परसेंटेज वाइज, तो 0.9% निकल के आता है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 2.71 है, जो कि एक डिसेंट नंबर है क्योंकि ये NBFC में ऑपरेट करती है, सो ये लोन बोरो करके ही मतलब ये लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है। कंपनी का करंट प्राइस जो है 851 चल रहा है। और ओके, सो इनका वाला भी फाइनेंशियल पैरामीटर्स का रिव्यू करते हैं। सो इस कंपनी को आपके सामने प्रेजेंट करने का एक पर्पस मैं आपको पहले बता देता हूँ। सो इनके अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे, ठीक है, तो ये वाला मार्च में जब कोविड ने इंपैक्ट किया था उसके बाद से हम लोग चेक करेंगे, तो जून 2020 से आप मार्च 2021 तक का देख सकते हैं। तो इनका रिवेन्यू जो आया है तो 169, 161, 150, 147। सो ये स्टेडी इसमें है, मतलब एक हम लोग अगर डेड बैंड पकड़ ले तो 145 करोड़ से लेके 170 करोड़ के बीच में है, ठीक है। और अगर हम लोग लास्ट क्वार्टर के साथ अगर कंपेयर करें तो वो नंबर निकल के आता है अराउंड मतलब जो 2018 के नंबर्स है और 2019 के जो स्टार्टिंग के नंबर है उसके साथ ये थोड़ा बहुत मैच हो रहा है। और प्रॉफिट अगर आप देखें, फाइनेंसिंग प्रॉफिट, तो ये इतना सारा मतलब कोविड का इम्पैक्ट होते हुए भी, मतलब जैसे जून में यहाँ पे तो तीनों मंथ में ये वाला मतलब ये था लॉकडाउन था, फिर भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 51% का हमें दिखाई देता है, ठीक है। इसका मतलब है कि कंपनी ने जिनको लोन दिया हुआ है वहाँ से कलेक्शन कंपनी करती रही है और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो एक तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि अच्छा है। यहाँ पे अगर 4 क्वार्टर देखें, ठीक है, मतलब फाइनेंसिंग प्रॉफिट अगर ऑब्जर्व करें आफ्टर कोविड, सो ये वाला निकल के आता है 51 करोड़, 48 करोड़, 49 करोड़, 50 करोड़। यानी हमें जंप देखने के लिए नहीं मिल रहा है लेकिन फॉल भी नहीं। इसके वजह से इसका स्टॉक प्राइस भी थोड़ा बहुत एक मतलब रेंज बाउंड नजर आता है, जो कि हम लोग अभी टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप अदर इनकम कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, जो भी है प्योरली फाइनेंसिंग प्रॉफिट ही है इनका वाला, मतलब रिवेन्यू और उससे जो इंटरेस्ट निकल के आता है, इंटरेस्ट और एक्सपेंसेस, उसको छोड़ के जो भी निकल के आ रहा है नंबर, प्योरली वही नंबर है यहाँ पे प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो इनका नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 37 करोड़, 35 करोड़, 36, यानी इनका एक रेंज बाउंड में अभी भी प्रॉफिट है। इसलिए मैं आपके सामने इस कंपनी को प्रेजेंट किया हूँ क्योंकि NBFC में बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जिन्होंने लॉस खाया या फिर बहुत ज्यादा फॉल मिला है, बट एक कंपनी ने डिसेंट सा परफॉर्म किया है एवरी क्वार्टर में। अगर हम लोग इनका अगर ये रिव्यू करें सेल्स वगैरह का ओवर द पास्ट 8 to 10 ईयर्स, सो 2012 से इनके जो सेल्स है, राइट, सो वो 116 करोड़ से ग्रो होके अगर 2020 तक का कंसिडर करें तो 722 करोड़, क्योंकि ये कोविड ने इंपैक्ट किया तो इसके साथ कंपेयर करना थोड़ा बहुत ठीक नहीं रहेगा, बट हम लोग कर भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट जैसे बोला था मैंने आपको 29 करोड़ से बढ़ के 198 या 244 करोड़ हुआ है। सो अगर हम लोग प्रॉफिट की अगर बात करें सो यहाँ पे देख सकते हैं आप ओवर द 5 ईयर से 22% से ग्रो हुआ है और ओवर द 3 ईयर्स 11% से। अभी इसमें जो मेजरली डाउन हुआ है वो इस क्वार्टर मतलब इस ईयर की वजह से इनका वाला जो ये नंबर से वो डाउन हुआ है और सेल्स में भी इसी का इंपैक्ट पड़ा हुआ है। और अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखें जो कि मतलब टैक्स वगैरह डिडक्ट करके होता है, सो वो 20 करोड़ से ग्रो होकर 180 करोड़ अगर हम लोग पकड़ते तो ऑलमोस्ट 8 to 10 टाइम्स हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ 8 to 9 ईयर्स या मैक्स हम लोग बोल सकते हैं 10 ईयर्स में। सो डिसेंट सा जंप है इस कंपनी का, ज़्यादा कुछ मतलब ऐसा कहीं से और अदर जगह से इनकम आ रहा है ऐसा कुछ नहीं, प्योरली फाइनेंसिंग से ही प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, जो कि एक अच्छी बात है। और इनका अगर स्टॉक प्राइस CAGR देखे तो 15% का है 3 ईयर्स का और 1 ईयर का 33% का, यानी इस कंपनी ने अभी तक जैसे चाहिए वैसे रिटर्न अभी तक नहीं दिए है। और अगर हम लोग ROE देखें तो लास्ट 5 ईयर में कंपनी का अच्छा था 17%, 3 ईयर्स का 16 और लास्ट ईयर का 13 है। सो ये लास्ट ईयर थोड़ा बहुत कोविड के इंपैक्ट की वजह से यहाँ पे डेफिनेटली इनके इसमें फर्क पड़ा है। अभी अगर हम लोग इनका वाला प्राइस चार्ट देखें, राइट, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब ये 2017 में ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर के मंथ में इनका वाला IPO आया था, वहाँ से ऑलमोस्ट 1 साल तक तो
1 साल बोलिए या फिर 1.5 साल तक बोलिए, ये थोड़ा बहुत स्टेडी स्टेट में था, मतलब ये इसको ज़्यादातर लोग जानते नहीं थे। साथ ही में था कि इतने एक्सेप्शनल रिटर्न्स नहीं थे कि जो कि मतलब किसी के भी नज़र में ये कंपनी आ जाए, ठीक है। सो इसकी वजह से इसमें काफ़ी कम हमें स्टॉक प्राइस के इसमें ग्रोथ देखने के लिए मिला। लेकिन प्री कोविड लेवल अगर हम लोग देखें तो वो लेवल्स 1200 के आसपास, मतलब 1100 टू 1200 के आसपास निकल के आते, और उसके बाद जो कंपनी फॉल हुई थी तो उसने कंपनी ने 500 के लेवल रीच किए थे। उसके बाद दोबारा से कंपनी ने दिसंबर 2020 में 1100 के आसपास के लेवल्स रीच करने चाहे, बट जो कि इनके जो सेल्स है, ठीक है, मतलब इनका जो रेवेन्यू है वो एक रेंज बाउंड में था, इन्होंने इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिखाया उसमें, इसीलिए इस कंपनी का स्टॉक प्राइस दोबारा से करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया और वो भी 800 तक पहुंच गया था। अभी दोबारा से थोड़ा बहुत पुल बैक देख के हमें ये लेवल्स अभी 850 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। सो इसको बेस्ट सपोर्ट अगर हम लोग कंसीडर करें अभी के लिए, सो वो रेंज निकल के आती है 800 से 830। और अगर इसका रेजिस्टेंस देखें तो ये तो सबसे पहला रेजिस्टेंस है 1070 से 1100, जो कि मैं अभी चार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इसको बाय रिकमेंडेशन आप अभी करंट मार्केट प्राइस पे भी लेना चाहते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि 850 के आसपास इसका वाला करंट मार्केट प्राइस है और सपोर्ट इसका वाला 800 टू 830। सो थोड़ा बहुत वेट भी करना चाहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वहाँ पे भी वेट कर सकते हैं। अगर कंपनी जिस तरीके से ग्रो कर रही है वैसा अगर अच्छे से ग्रो किया और अगर कोविड का सिचुएशन अगर इंप्रूव होता है, क्योंकि ये एनबीएफसी में ऑपरेट करती है, सो कोविड काफी ज्यादा मैटर करेगा इस कंपनी के लिए। सो अगर कोविड अगर ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता इस क्वार्टर के अलावा अभी इंडिया में, और तो क्वाइट पॉसिबल है कि इनके इसमें अच्छा खासा हमें रिबाउंड देखने के लिए मिले और 1 साल में हमें 1200 के टारगेट्स मिल जाए। और 3 ईयर्स में अगर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा दिया सेल्स में एज वेल एज ग्रोथ में, तो ये 2000 के लेवल और 5 ईयर्स में 3300 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं, जो कि कंपनी अभी स्मॉल कैप में ही बिलोंग करती है। सो इनके पास काफी अच्छा चांस है अभी भी ग्रो करने का। अभी अगर हम लोग इनका वाला चार्ट एनालिसिस थोड़ा बहुत कर ले तो यहाँ पे अच्छा खासा बेटर क्लैरिटी आ जाएगा आपको कि ये जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है 857 का निकल के आ रहा है और इसका वाला जो सपोर्ट है ये 840 या 800 से लेके 830 के आसपास का रहेगा। इसने हाई जो अचीव किया था इस साल का बुरा में, सो जनरली नवंबर में किया था, नवंबर 2020 में। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये कैंडल जो है ऑलमोस्ट 1070 के ऊपर इसने 3-4 बार ट्राई किया, बट स्टॉक वहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया, क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छे नहीं रहेंगे, मतलब इंप्रूवमेंट नहीं दिखा, मैं ये बोल रहा हूँ, रिजल्ट्स तो ठीक थे इनके लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं दिखा, तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट करेक्शंस तो लाएगा ही लाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये प्री कोविड लेवल अगर देखते हैं आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो तो 1240 के आसपास का निकल के आता है, और मोर और लेस अगर हम लोग बोले तो 1170 से लेकर 1200, क्योंकि ये तो एक पीक जनरेट किया था उस दिन के कैंडल ने। सो अगर हम लोग देखें तो 1150 से लेकर 1200 के आसपास का इसका वाला ऑल टाइम रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिल सकता है। अगर कंपनी इसको ओवरकम अगर कर लेती है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में हमें अच्छा खासा रैली इस शेयर में देखने के लिए मिल सकता है। अभी हम लोग इसका वाला शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ब्रीफली स्टडी कर लेंगे किस टाइप का है, तो और उसके बाद हम लोग इसका कुछ और चीज़ें मतलब देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ये कंपनी कैसी रहेगी। सो यहाँ पे शेयर होल्डिंग है अभी भी प्रमोटर के पास, ये 31 मार्च 2020 का डेटा है। प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप जो है उनके पास अभी भी 73.6% का स्टेक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि इनके पास बहुत सारा मेजोरिटी ऑफ स्टेक प्रेजेंट है। म्यूचुअल फंड ने भी इस कंपनी में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि निकल के आता है 8.81% का। साथ ही में जो बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए, उनका भी स्टेक यहाँ पे 7.4% के आसपास निकल के आता है। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इनका ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है 1.58, और अदर्स कैटेगरी में जैसे बैंक हो गया और AIF FIS, तो इनका भी स्टेक थोड़ा बहुत 3.19% का आता है। अगर मैं रिटेल सेगमेंट की बात करूँ सिर्फ तो 5.4% का निकल के आता है। सो यहाँ पे शेयर होल्डिंग भी अगर हम लोग देखें तो डिसेंट्स आए, काफ़ी अलग अलग तरीके की जो इन्वेस्टमेंट ये होते हैं एंटिटीज होती है, उन्होंने भी अच्छा खासा ट्रस्ट इस कंपनी के ऊपर दिखाया है। सो ये कंपनी थोड़ा बहुत मतलब इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से डिसेंट लगता है, बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा एक्सेप्शनली, इसका एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं, लेकिन ओवर द शॉर्ट पीरियड ये रखना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। सो मेरे अकॉर्डिंगली ये स्टॉक में अगर हम लोग इस लेवल पे भी परचेस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक वगैरह आने वाले टाइम पे अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है, और क्वाइट पॉसिबल है कि इस कंपनी को हम लोग अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। बट आपका प्राइम फोकस जो रहना चाहिए एनबीएफसी में, लार्ज कैप में, वो बजाज फाइनेंस, अगर गोल्ड एनबीएफसी आप कंसीडर करना चाहते हैं तो उसमें आप मुथूट फाइनेंस का कंसीडर कर सकते हैं, और एक आध कंपनी आपको अगर मतलब फाइनेंस में ही चाहिए होगा तो एसबीआई कार्ड भी अच्छी कंपनी है। अगर इसके साथ साथ अगर आपको कुछ स्मॉल कैप ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी अगर फोकस करना है तो आप मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में भी सोच सकते हैं। मैंने जितना हो सकता है मेरे साइड से इसका वाला एनालिसिस किया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई और पोजीशंस बनाने हैं तो आप इस लेवल्स के अकॉर्डिंगली जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशंस भी बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।